आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2022 पैटर्न के अकॉर्डिंग एक पेपर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So in this question we have a Vernier scale and we have to find the total reading. So we know that the formula for total reading is equal to main scale reading plus least count multiply by Vernier scale रीडिंग. तो सबसे पहले तो अगर हम मेन स्केल को आइडेंटिफाई करें तो मेन स्केल के लिए हमें वी हैव टू सी द जीरो लाइन कहाँ मीट कर रही है. सो जीरो लाइन जिस पोजीशन पे मीट करिए वहाँ तक हम स्केल को काउंट कर लेंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो मेन स्केल रीडिंग इसकी है 6 मिलीमीटर और लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो लीस्ट काउंट 0.1 हो जाएगा बिकॉज मेन स्केल हमारा मिलीमीटर्स के अंदर है. देन वर्नियर स्केल को अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल में यहाँ जो डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10. सो दिस लाइन 4 जो कि ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है. सो दिस विल बी आर वर्नियर स्केल. जिसे अगर हम सॉल्व करें तो 6 मिलीमीटर प्लस 0.4. सो हमारा जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.4 मिलीमीटर्स. सो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इस सवाल में ऑप्शन बी. Let's come to question number 2. The reading shown in this micrometer screw gauge. तो micrometer screw gauge के लिए भी total reading का जो formula है वो exactly same है. That is main scale reading plus circular scale reading multiply by least count. So main scale reading को अगर हम देखें so this is 1 2 3 4 5 6 and 6.5. तो मेन स्केल हमारा हो जाएगा 6.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर हम देखें सो दिस इज द लाइन जो कि कम्प्लीटली कोइंसाइड कर रही है विद इंडेक्स लाइन. सो यहाँ वैल्यू हमारी आ रही है 13 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01. So our total reading will be 6.5 plus 0.13. So अगर हम इसे ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल आंसर है या टोटल रीडिंग है वो हो जाएगी 6.63 मिलीमीटर्स. सो यहाँ जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. The length of this resultant vector is. So for example, this is our first vector A and this is our second vector B. So vector addition के लिए जो हम method apply करते हैं that is known as head to tail rule. Head to tail rule के according हमारे पास यहाँ एक resultant vector बना हुआ है that is R. और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ द वेक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Then we have question number 4 and in this question the distance time graph and speed time graph are shown. Which graph represents that the object is at rest? Object अगर rest पर हो तो distance time graph के अंदर इस तरह की horizontal line होती है और horizontal line in a distance time graph represents that this graph shows about the motion of the body that is at rest. So option B in this question is our right answer. Then we have question number 5. The acceleration due to gravity, that is the value of g, it is equals to 10 meters per second square. So अगर हम meters को centimeters के अंदर convert करें so it will be equals to 1000 centimeters per second square because 1 meter is equals to 100 centimeter. So 10 meter will be equals to 1000 centimeter. So correct answer जो है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें g is equals to 1000 d के बजाय c हो जाएगा that is 1000 centimeters per second square. और SI सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो SI सिस्टम के अंदर इसकी जो करेक्ट वैल्यू है इट इज 10. Now let's see question number 6. An experiment is carried out to measure the extension of a rubber band for different loads. और उसका जो टेबल है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हमें इस वैल्यू को
आइडेंटिफाई करना है. सो विच फिगर इज मिसिंग from the given table. Then we have question number 7. The diagram shows an unbalanced rod. Two loads x and y can be moved along the rod. तो ये हमारे पास एक रॉड मौजूद है जिसका सेंटर यहाँ मौजूद है और दो लोड्स हैं x और y. लोड y इस डायरेक्शन के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंड लोड x जो है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इफ द रॉड टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रॉड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है. इट्स मीन ये डायरेक्शन है रॉड की, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसका मतलब है ये वाला जो लोड है जो y की वजह से है वो ज़्यादा है या टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हमें उसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए या तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे या तो हम इसको अवे मूव कर दें लेफ्ट साइड पे ताकि यहाँ का टॉर्क इंक्रीज हो जाए. सो द करेक्ट आंसर इज मूविंग x टू द लेफ्ट. अगर हम x को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क बढ़ेगा और टॉर्क बढ़ने से जो है वो ये रॉड बैलेंस हो सकती है. Then question number 8. To obtain the equilibrium, it is necessary to have sum of all the forces should be equal to 0 and sum of all the torque should be equals to 0 or the acceleration of the body is 0. So acceleration variable or acceleration same are both incorrect answer. The sum of all torque must be equal, must be same and sum of all the forces must be 1. So this is incorrect. So सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो हमेशा 0 रहेगा या सेम रहेगा. Then we have question number 9 and 10. These are the simplest questions. Specific heat of water is 4.2 joules per kg and the boiling point of water is 100 degrees centigrade. देन हमारे पास ये थ्योरी एग्जाम का पेपर मौजूद है जिसमें हमारे पास टोटल 40 MCQs मौजूद हैं ऑफ 40 मार्क्स. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस थ्योरी पेपर. The branch of physics that deals with the study of change in state of the body without reference to the force, this is known as kinematics. और अगर हम force motion of the body को with reference to the force study करते हैं, so this is known as dynamics. So correct answer for this question is option B. Student has asked to determine as accurate as possible the volume of the piece of the wire, and it is 80 centimeter long. This is the length of the wire and 0.2 centimeter in diameter. तो ये हमारे पास diameter मौजूद है. हमें लेंथ मालूम करने के लिए और डायमीटर मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो वी नो दैट मीटर रूलर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर और मैक्सिमम लेंथ इसकी होती है 100 सेंटीमीटर. सो 80 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए वी विल यूज अ मीटर रूलर एंड 0.2 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए वी हैव स्क्रू गॉज यूज करेंगे ताकि हम उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकें. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मीटर रूलर कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ एंड माइक्रोमीटर to find the diameter. Let's see question number 3 and 4. What is the reading on this micrometer screw gauge? So micrometer screw gauge के अंदर भी same reading जो कि हमने ATP exam paper के अंदर भी solve की. So this is 5 and this is 6 and this will become 6.5. और index line के साथ जो circular scale line meet कर रही है it is 13. So total reading का formula apply करेंगे it will become 6 plus 0.01 multiplied by 13. So our result will become 6.63 millimeters. So the correct answer is in option B. Now let's see question number 4. A falling body through the air, the acceleration of the free fall is 10 meters per second square. That is the gravitational acceleration 10 meters per second square. Ignoring the air resistance, what happens to the stone or the falling body during each second? So this value 10 meters per second square
This means that at every second the velocity of the body changes by 10 मीटर per second. हर एक सेकंड के बाद उस फॉलिंग बॉडी की जो velocity है वो 10 मीटर per second के हिसाब से बढ़ती जाएगी. So the correct answer is option B. The speed of the stone increases by 10 meter per second in each second. हर एक सेकंड के अंदर velocity 10 meter per second बढ़ती जाएगी. Then question number 5. Which of the following four statement about the acceleration below is not correct? So we have to identify the false statement. Acceleration always involves the change of speed. Changing speed always involve acceleration. Changing the direction always involve acceleration, and a falling object accelerate at the same rate if the air resistance is ignored. So among these four statements, first statement is correct because हर falling body की जो acceleration है वो same होती है, constant होती है, that is 10 meters per second square. Changing direction always involve acceleration. This is also correct because acceleration का मतलब होता है change in velocity, and velocity can be changed with the help of its magnitude, and velocity can be changed with the change in its डायरेक्शन. चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए या मैग्नीट्यूड में चेंज आए और दोनों में चेंज आए, इन ऑल केसेस देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी. Changing speed always involve acceleration, and acceleration always involve in the change in speed. So this is also correct, and this so the false statement about the acceleration of the body is incorrect. That is option C. Let's come to question number 6. The graph below shows the journey of a truck along a straight flat road, during which part of the journey the resultant force on the body is 0. So if the force is 0, then its acceleration will also be equal to 0. So force अगर 0 है तो acceleration भी 0 रहेगी, and in a speed time graph when acceleration is 0, so this is represented by the flat horizontal line that is given in the option C. So C is the right answer. Then we have question number 7. A helicopter flies the route as shown below, and it stops at a point I for 30 minutes to pick up some cargo. The total time for the helicopter between takeoff H and landing L is 4 hours. Calculate the average speed for the helicopter when it is flying. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग H से स्टार्ट करते हैं और L पे जब एंड करते हैं तो इस दौरान जो टाइम लगा है हेलीकॉप्टर को रीच करने में इट इज 4 आवर्स, और हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है व्हेन इट इज फ्लाइंग. सो इस फ्लाइंग प्रोसेस के दौरान जो एवरेज स्पीड हमें मालूम करनी है इट विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. सो इस दौरान जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है 100, 50, 30 एंड 70. तो हम इन चारों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 70. सो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाता है इट इज इक्वल टू 250 किलोमीटर्स. और अगर हम टाइम देखें तो हमें सवाल के अंदर स्पीड निकालनी है ड्यूरिंग द फ्लाइंग प्रोसेस और ड्यूरिंग द फ्लाइट, जिसमें हाफ एन आवर इट वाज एट रेस्ट. सो अगर हम टोटल टाइम में से इस हाफ एन आवर को निकाल दें तो रिमेनिंग जो 3.5 आवर्स हैं दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग. सो 250 डिवाइडेड बाय 3.5 it will be equals to 71.4 kilometers per hour. So the correct answer is option C. Let's come to next question. The velocity of the moving car is constant during the part of the journey. What will be the acceleration during this time? So velocity is constant. This means that there is no acceleration because change in velocity always produces acceleration. So 0 at all the time because velocity के अंदर change नहीं आ रहा. Which pair of quantity includes one scalar and one vector?
तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट इंक्लूड वन स्केलर एंड वन वेक्टर। सो इन ऑप्शंस के अंदर देखें तो दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर। सो इन ऑप्शन ए वी हैव बोथ स्केलर क्वांटिटीज। सो सवाल के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक स्केलर और एक वेक्टर नहीं बल्कि दोनों स्केलर्स मौजूद हैं। सो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Then we have a speed time graph at which point the acceleration has the highest value. So option D में देखें तो we have negative acceleration, option C में अगर हम देखें तो we have positive acceleration, जबकि option A और option B इन दोनों ऑप्शन के अंदर body has acceleration. So यहाँ जो slope है वो less है एज कम्पेयर टू बी जिसमें स्लोप जो है वो ग्राफ का ज्यादा है. सो मोर स्लोप मीन्स मोर एक्सेलरेशन बिकॉज स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन. सो ऑप्शन बी के दौरान या ऑप्शन बी में जो बॉडी की एक्सेलरेशन है इट इज मैक्सिमम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाउ फार डज इट ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट स्पीड. तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमें डिस्टेंस मालूम करना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो कि स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद है और स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करने वाला जो पार्ट है इस ग्राफ के अंदर इट इज फ्रॉम 5 to 15. तो इस रीजन का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार और द बॉडी. So it will be equal to length multiplied by breadth. So this will be length 5 to 15 जो कि 10 के बराबर है और breadth हो जाएगी from 0 to 5. So 10 multiplied by 5 will be the distance that is 50 meters जो कि कार ने travel किया है with the constant speed. So option B is the right answer. Question number 12 को देखते हैं. Which of the following collection of properties contain only features which can be changed with the help of resultant force. Force की वजह से तमाम के अंदर चेंज आ सकता है. So स्पीड डायरेक्शन इन दोनों में चेंज आता है बट डायरेक्शन टेम्परेचर में चेंज नहीं आता. इसी तरह से डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता. फोर्स एंड मास से कोई फोर्स अप्लाई करने से मास पे चेंज नहीं आता. सो ऑप्शन सी है जिसमें शेप स्पीड एंड डायरेक्शन लिखा हुआ है. तो इट्स मीन के इस ऑप्शन के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि चेंज हो सकती हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Let's see question number 13. A bus drives along a flat road. It produces a forward driving force of 7,000 Newton. A drag force D also acts on the bus. The bus has the acceleration of 1.2 and a mass of 2500 किलोग्राम. तो हमें मालूम करनी है इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू. सो एक्सेलरेशन और मास की मदद से पहले तो हम नेट फोर्स मालूम कर लेते हैं. नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन. सो मास इज 2500 एंड द एक्सेलरेशन इज 1.2. सो 2500 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 3000 न्यूटन. सो बस एक्सेलरेट करिए विद द हेल्प ऑफ 3000 न्यूटन और जो टोटल फोर्स ड्राइविंग फोर्स है ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू सो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स. सो ड्रैग फोर्स हम नेट फोर्स हमने निकाली है 3000 न्यूटन. ड्राइविंग फोर्स इसमें अप्लाई हो रही है 7000 और ड्रैग फोर्स हमें मालूम करनी है. सो ये वाली फोर्स 7000 है और कार एक्सेलरेट कर रही है विद 3000. इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 4000 फोर्स है इट इज द ड्रैग फोर्स. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव डायग्राम जिसके अंदर मून जो रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड दी अर्थ और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम करनी है. सो वी नो दैट मून मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ
और सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें यहाँ डायरेक्शन मालूम करनी है, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. ये फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करती है. सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. मोटरसाइकिल ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड and three horizontal forces acts on a motorbike. Two of them are shown in the diagram. What is the size and the direction of the resultant force? So 1200 न्यूटन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है सवाल के अंदर, और जो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है इट इज 800 न्यूटन. सो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या जो नेट फोर्स होगी इस डायरेक्शन के अंदर इट विल बी इक्वल टू ऑफ 1200 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. Then we have question number 16. A man applies steady force on a child and a cart for a time of 1.5 seconds. So हमारे पास ये time आ गया. The momentum of child increased by 450 kilogram meter per second and we have to find the value of force. So we know that force is equals to rate of change of momentum. So change in momentum is 450 and the time required for this change in 1.5. So 450 divided by 1.5 will be equals to 37,375. So 450 divided by 1.5 is 300 Newton. So option C will become our right answer. Which statement is the third law of motion? कौन सा statement third law है? So third law we know that to every action there is an equal and opposite reaction. Option D is the right answer. Question number 18. The wheel of a moving car is driven by the engine. The car is accelerating in the direction shown. In which direction does the frictional force is acting? Frictional force की हमें direction बतानी है and we know that this force always opposes the motion. Friction force हमेशा motion को oppose करती है. So the direction will be always opposite to the direction of body. So ये हमारे पास body की moving की direction है. So ये direction हो जाएगी इसकी opposite direction में, that is the direction of frictional force. Option B is the right answer. Then let's see question number 19. इस सवाल के अंदर हमारे पास एक मूविंग इंजन है जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो एक स्टेशनरी ट्रक को जाके स्ट्राइक करता है. सो द टॉय ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 0.5 एंड बोथ ट्रक हैव अ मास ऑफ 75 ग्राम. तो इस ट्रक का भी जो मास है वो है 75 ग्राम और इसका मास भी है 75 ग्राम. सो कोलिजन से पहले वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द टॉय ट्रेन. टॉय ट्रेन का हमें मोमेंटम मालूम करना है. सो सवाल के अकॉर्डिंग दिस इज आवर टॉय ट्रेन. इस ट्रेन का मोमेंटम हमें मालूम करना है. सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. मास इसका है 75 ग्राम और वेलोसिटी इसकी है 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो 75 को पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू किलोग्राम. 75 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 0.075. 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.5. तो यहाँ से हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी. सो मोमेंटम इसका हमारे पास आ रहा है 0.0375. दैट विल बी राउंड ऑफ एज 0.04 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो द राइट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए. So
करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पूछी जा रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो वाटर फोर्स लगा रहा है इट इज द वेट फोर्स ऑफ द वाटर, वेट फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर, एंड वेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर रिप्रेजेंट की गई है। इसी तरह से अगर यहाँ प्रेशर की डायरेक्शन पूछी जाती तो प्रेशर के लिए फिर हमारा आंसर हो जाता बी, कि वो इस तरह से प्रेशर अप्लाई करेगा वॉल ऑफ द टैंक के ऊपर। बट राइट नाउ एज फार एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कंसर्न, इट इज द वेट फोर्स ऑफ द वाटर, सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। Then see question number 25. In an experiment, saucer of water is left outside to evaporate, which law shows whether the condition that will cause the rate of evaporation to increase. The rate of evaporation किसमें ज़्यादा होगा? So we know that temperature and wind speed दोनों के ज़्यादा होने की वजह से rate of evaporation increase हो जाएगा. So warm temperature and the windy condition will increase the rate of evaporation. Option A is the right answer. Then we have question number 26, which diagram represents the change in the arrangement of molecules in a solid as the substance melt. तो solid substance है और melt होके वो convert हो जाता है liquid के अंदर. So this is the representation of gas. This is the representation of gas. इसी तरह से ये representation हमारे liquid के लिए और ये solid के लिए. This is solid and this is liquid. So solid से liquid की जो conversion represent की गई है, it is in option A. So this is the right answer. What happens to the molecules of the gas when the gas changes into liquid? कि जब लिक्विड गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर तो क्या चेंज आएंगे? वी नो दैट दे विल कम क्लोजर. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, तो गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, एंड फॉर दैट दे विल ऑल्सो लूज एनर्जी, बिकॉज जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होती है सो इट रिक्वायर एनर्जी. सो इन अ वाइस वर्सा प्रोसेस गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विल रिलीज द अमाउंट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो they will move closer and they will lose energy. Option A is the right answer. Then we have question number 28, जिसके अंदर हमारे पास पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन गिवन है. So 20 न्यूटन की यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगी, और जो एरियाज गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया है स्मॉलर पिस्टन का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया मौजूद है लार्जर पिस्टन का, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ हमें मालूम करनी है फोर्स जो कि लार्जर पिस्टन पे फॉर्म होगी. सो लेट्स से दिस इज F2 और इसको हम कह देते हैं F1. सो F2 अपॉन A is equals to F1 over smaller area. This is the equation according to the Pascal's law. So F2 will be equals to F1 over A multiplied by the larger area. So F1 की जो value है it is 20 newtons और smaller area is 5 and the larger area is 25. So 5 1 is 5, 5 5s are 25. So 20 into 5 will become 100 newtons. So correct answer is option C. Then we have question number 29. Drinks are often cooled by putting ice cubes into them. A delicious cocktail is initially at a temperature of 12 degrees centigrade, and when a pure ice cubes are put into the drink. After some time has passed, some of the ice has melted and the temperature of the cocktail drops to 7 degrees centigrade. What is the temperature of the remaining unmelted ice? So we know that ice ka temperature 0 degree centigrade hota hai, that is the melting point. So a certain amount of unmelted ice is left in that cocktail, तो इट्स मीन कि उस unmelted ice का temperature भी 0 degree centigrade ही होगा. अगर temperature rise होता है so it will not remain ice, it will become water. So option A is the right answer. Then we have question number
30. What is the latent heat of vaporization? So latent heat of vaporization का क्या मतलब है? It is the amount of heat required for 1 kilogram of substance to convert completely from liquid into gaseous state. So जो right answer होगा इस सवाल का वो होगा option B, that it is the energy required by the molecules to expand themselves and move apart to convert into gas. Let's see the next question. Substance initially is in the solid form. It is heated at a constant rate. So which graph shows, the graph shows the temperature time graph between which point substance is partly liquid and partly gas. It's mean कि वो state, वो जगह जहाँ पर दो state exist कर रही हैं, liquid and gas. लिक्विड और गैस दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और द बॉइलिंग प्रोसेस. सो फर्स्ट जो फ्लैट कर्व है, वी नो दैट इस प्रोसेस के दरमियान जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो इस ग्राफ के इस पार्ट के दौरान जो है वो मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ग्राफ जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसी तरह से जो दूसरा फ्लैट पार्ट आ रहा है, दिस शोज द बॉइलिंग पार्ट, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर. सो ऑप्शन डी YZ इज द राइट आंसर. देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. A person cannot unscrew a metal lid of a pot of jam. The lid can be unscrewed after it has been held under hot running water for few seconds. अगर हम इस जैम पॉट को हॉट वाटर और वार्म वाटर के अंडर प्लेस करते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, सो ये जैम का जो लिड है वो इजीली अनस्क्रू हो जाएगा, बिकॉज के हॉट वाटर इस जैम की लिड को एक्सपेंड कर देगा और एक्सपेंड करने से इट कैन easily be unscrewed. So the correct answer is option D, that is jam pot का जो lid है वो expand हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे easily open कर सकते हैं. Then we have 33. Filling in teeth should be made from a material. We know that जब भी हम filling करवाएंगे teeth के अंदर तो उसके अंदर कोई ना कोई material use होगा और उस material को हमें किस तरह से select करना है और choose करना है. So उस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन शुड एग्जैक्टली मीट द एक्सपेंशन ऑफ द टीथ. अगर उस मटेरियल का एक्सपेंशन ज्यादा है टीथ से तो वो टीथ के अंदर जो गैप्स हैं वो और ज्यादा इंक्रीज कर देगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और अगर उस मटेरियल का एक्सपेंशन कम है तो टीथ के एक्सपेंशन से मीट नहीं कर रहा तो इट विल बिकम लूज. सो the correct answer should be expand by the same amount as when tooth is heated, या tooth के expansion से meet करना चाहिए उस material का expansion. Option D is the right answer. Now let's see question number 34. 34 में हमारे पास डायग्राम मौजूद है जो कि शो कर रही है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर, दिस इज आवर लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन है इट इज मेल्टिंग, एंड लिक्विड से बॉइलिंग गैस के अंदर जो कन्वर्जन है इट इज बॉइलिंग. इसी तरह से गैस टू लिक्विड कंडेंसिंग एंड लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग. सो हमें बताना है कि कौन से पार्ट के दौरान एनर्जी गेन हो रही है और कौन से में एनर्जी आउट हो रही है. सो वी नो दैट कि जो दो प्रोसेस है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग it require energy, जबकि condensing and freezing it loses energy. So correct answer is option A. In energy taken by the system is 1 and 2, melting and boiling, while the process in which energy is given out is 3, 4. So option A is the right answer. Now let's see question number 35. A light matchstick is placed above the thermometer. Which row in the table shows how the thermal energy from the lit match reaches the thermometer? So thermometer यहाँ नीचे मौजूद है और यहाँ इन दोनों के दरमियान एयर है, और एयर we know that it is a poor
कंडक्टर. इट्स मीन दैट कि कंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा. और अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो यहाँ से हीट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. सो हॉट एयर अबव मूव करेगी और उसकी जगह दूसरी कोल्ड एयर ले लेगी. सो बहरहाल मैच स्टिक के अराउंड जो एयर है वो हीट अप होके अबव मूव कर रही है. इट्स मीन थर्मोमीटर तक हीट कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं आ रही. सो द थर्ड process is the radiation, in which heat travels in the form of electromagnetic waves, or this waves travels in all direction. So correct option would be option D, जिसमें convection नहीं हो रही, conduction नहीं हो रही, and yes, there is a process of radiation through which heat reaches the thermometer. Let's see the next question. We have question number 37. A mechanic cannot remove a large steel nut from the steel bolt because it is too tight. So अगर हमें इस नट को ओपन करना है from this bolt, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस नट को हीट करें. हीट करने से नट एक्सपेंड होगा and it can easily be unscrewed from this bolt. So the correct answer is heat the nut only. So the correct answer is option D. Let's see the question number 38. The wall of the vacuum flask contain two layers of glass separated by the vacuum. And which method of thermal energy is prevented by the vacuum? So we know that in vacuum it's mean there is no solid, there is no liquid, and there is no gas. This is called vacuum. So solid मौजूद नहीं है, इसका मतलब है there will be no conduction. And अगर liquid और gas मौजूद नहीं है, it's mean there will be no convection. तो इस वैक्यूम की वजह से ना तो कन्वेक्शन हो सकती है ना कंडक्शन हो सकती है. दिस मीन्स दैट ये वैक्यूम पार्ट बनाया जाता है वैक्यूम फ्लास्क के अंदर ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रैवल करने से प्रिवेंट किया जा सके. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39. Which row correctly describe the conduction of heat and the convection of heat? So we know that conduction occurs in solid while convection occurs in liquid and gases. So let's see which of the following is the correct answer. So option B is the right answer, that a conduction occurs in solid while convection occurs in liquid and gases. Option B is the right answer. Let's see the last question of this theory paper. The diagram shows a heater in a room and what happens to the air as it is heated by the heater. So we know that कि यहाँ जो मौजूद करीब में हीटर के करीब जो एयर होगी it will be heated up, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और लेस डेंस होने एक्सपेंड होने के बाद लेस डेंस होगी और लेस डेंस होने की वजह से it will move upward. So hot air will move up जिसकी जगह जो है वो cold air ले लेगी. So correct answer is in density decreases and the air above the heater rises. So the correct answer for this question is option B.